गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 3 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM सीखेंगे। किस तरह से निकालना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आइए। 72 लेते हैं, 72 और 108 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक ना। कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड तोड़ लेंगे, है ना। ले जाएंगे 2 से, 36 दूना 72, फिर 2 से ले जाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से ले जाएंगे 9 दूना 18, फिर कितना जाएगा 3 3 के 9, और तो नहीं जाएगा ना। चलिए 108 का निकालते हैं, 2 से ले जाएंगे 54 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 27 दूना 54, फिर 3 से ले जाएंगे 9 तिया 27, फिर कितना जाएगा 3 3 के 9, और जाएगा नहीं जाएगा। चलिए यहाँ हमने 72 का गुणनखंड हमारा आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही आया ना। और 108 का कितना आया है जी, 108 का हमारा आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही आया ना। चलिए हमें HCF ज्ञात करना है, HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या देखना होता है, HCF ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, वो एक ठो लिखेंगे। समझे बात को। HCF ज्ञात करने के लिए ये दोनों का जो हमने फैक्टर किए हैं, ये दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होगा उसी को हम सिर्फ लिखेंगे, हमारे HCF निकल के आएगा। जैसे कि ये दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, फिर इसमें देखिए ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ है क्या, यहाँ देखिए 3 भी आ रहा है और यहाँ भी दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। यानी कि जो दोनों कॉमन है एक बार लिखेंगे, यानी 2, फिर इसमें लिखेंगे 2 गुना 2, फिर गुना यहाँ पे 3 और गुना यहाँ पे 3, जो दोनों में कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा वो एक ठो लिखेंगे। तो HCF आपका आता है 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, आपका 36 HCF निकल के आएगा। अब LCM निकालना है मेरे दोस्त। LCM निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो आपका बच जा रहा है ना उसको भी उसमें ऐड करना है ना। यानी कि आपका हो जाएगा 2 गुना 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 गुना 3, और जो बचा हुआ है दोनों में यानी कि 2 और गुना 3। समझ रहे बात को। चलिए गुना करें, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72 72 यानी 216। तो इस तरह से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। आइए कुछ फार्मूला है उसे भी हम सीखते हैं। जैसे कि आपका 3 फार्मूला है, उस पर सारा ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। फार्मूला क्या है जी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। क्या होता है, फार्मूला आपका होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर हम दूसरा फार्मूला निकालना चाहें, आपका HCF बराबर तो HCF को यही रहने दीजिए और LCM को इसके डिवाइड मिलाए, यानी कि हो जाएगा फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल y LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे होगा। HCF को यही रहने दिए, कि गुणांक को इसके डिवाइड में ले आए, यानी कि यहाँ से HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। ये तो HCF ज्ञात करने के लिए हुआ। अगर LCM पूछेगा तो LCM को वही रखिए। तीसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल y HCF आ जाएगा, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा HCF। तो ये 3 फार्मूला से ही आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, समझे। अच्छा, ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए। भाग विधि से कैसे निकालते हैं उसे हम देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, इसी को हम भाग विधि से निकालते हैं।
जैसे कि आपका है 72 और 108 है, ठीक ना। इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। 72 और 108, यही है ना। चलिए ले जाएंगे 2 से, आपका हो जाएगा 36 दूना 72 है, आ जाएगा आपका 54। फिर कितना से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, 18 दूना 36 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 दूना 54। फिर कितना जाएगा, 200 तो नहीं जाएगा ना, 3 से ले जाते हैं। 3 से आपका जाएगा 6 या 18 और यहाँ आपका हो जाएगा 9 या 27 और जाएगा क्या, 3 से ले जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, इतना ही है ना। चलिए अब नहीं है ना, तो ये जो निकाले हम, ये एलसीएम निकालें। यहाँ पर आपको जो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, टोटल गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 216। 2 दूना 4 तिया 12, 36 दूना 72 यानी 216। अच्छा ये तो एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एक काम करना है आपको, 72 से ना 108 में भाग देना है। सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं, 72 से 108 में क्या करना है, भाग देना है। ले जाएंगे एक बार में, ले जाएंगे 72, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा यानी कि हो जाएगा 3 ना 3। अब 36 से 72 में भाग लगाएंगे, जो शेष बच जाता है उससे फिर भाग देते हैं ना, यानी शेष आपका 36 बचेगा। 36 से हम किस में भाग देंगे मेरे दोस्त, 72 में। कितना बार में जाएगा, 36 दूना 72, 2 बार में जाएगा ना, 36 दूना 72। तो जो आपका भाजक आ गया कट करके, वही आपका हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि यहाँ से आपका एचसीएफ बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक्सरसाइज है प्रश्न वाली 1.2 में पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। आइए ध्यान से देखिए। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला में आपका कर रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, यानी कि आपका 144 है ना। चलिए दूसरे ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 7 14 0, फिर दूसरे जाएगा 35 दूना 70, फिर कितना जाएगा 5 से 7 5 35, है ना, और तो नहीं जाएगा। चलिए यानी कि आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कई बार है, 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 और गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर। तो बस आपको इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है ना। चलिए आगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, बाकी आप बना सकते हैं। दूसरा में कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला में आपका कह रहा है 26 और 91 का निकालना है ना। चलिए अलग अलग दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से ले जाएंगे, 13 दूना 26, और तो जाएगा नहीं। 91 का निकालते हैं, 91 का आपका 7 से जाएगा क्या, 7 से ले जाएंगे, 63 91, बस इतना ही रह जाएगा ना। चलिए यहाँ से आपका 26 का गुणनखंड आपका आ गया 2 गुना 13, और 91 का कितना आया है जी, 91 का आ गया आपका 7 गुना 13 है, यही है ना। चलिए एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिल रहा हो, वही आपका हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि आपका हो जाएगा 13। समझ रहे हैं। चलिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपका जो दोनों में है उसको भी लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 13 और गुना 2 और गुना 7। चलिए गुना करिए, 13 दूना 26, 26 82 यानी 182, आपका एलसीएम निकल कर आ गया। और क्या बोल रहा है प्रश्न में, दो संख्याओं का गुणनफल भी पूछ रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। चलिए गुना करेंगे, यानी दो संख्या आपका क्या है जी, तो 26 और 91, यानी कि दो संख्या यहाँ रखेंगे 26 और गुना 91 बराबर HCF और LCM। HCF क्या आया है, HCF आपका 13 आया है ना, और गुना LCM कितना आया है 182। चलिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 66, और इसे भी गुना करेंगे तो 23 66। चलिए इस तरह से आप बाकी का निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न 3 नंबर है, कर अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए ये भी देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, बहुत ही इजी है, 15 और 12 है, ठीक ना, और 21 का आपको HCF निकालना है और LCM। चलिए 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से ले जाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से 12 का आपका गुणनखंड आ गया है 2 गुना 2 गुना 3, है ना। चलिए यहाँ से 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 पचे 15, और तो जाएगा नहीं जी, यानी कि यहाँ से 15 का गुणनखंड कितना है, 15 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 5। चलिए 21 का निकालेंगे अलग गुणनखंड, तो ले जाएंगे 3 सत्ते 21, और तो नहीं जाएगा ना। 21 का गुणनखंड हमारा आया है 3 गुना 7। चलिए HCF में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा HCF बराबर जो तीनों में मिले, है ना, या दो में भी मिलेगा तो आपका HCF हो जाता है। यहाँ देखिए 3 और 3, और यहाँ भी 3 है, यानी कि हो जाएगा 3 ना। और कुछ मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है ना, 2 तो एक ही जगह है, 5 भी 7 भी एक ही जगह, यानी कि HCF आपका 3 हो जाएगा। और LCM निकालना है, तो LCM में जो मिल रहा है उसे लिखेंगे, यानी कि 3 भी हो जाएगा। फिर आपका है 2 गुना 2 और गुना 5 और 7 है ना, गुना 5 गुना 60। चलिए टोटल को गुना करेगा, आपका आ जाएगा 420। ये आपका LCM, बाकी का आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न करा है, HCF बराबर दिया है इतना, तो आपसे LCM पूछा जा रहा है। अभी जो फार्मूला बताए थे ना, उसी पे ये बनेगा, तो हमें यहाँ से LCM निकालना है, यानी कि LCM का फार्मूला लगाएंगे। LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल y क्या होता है जी, HCF होता है, यही होता है ना। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 गुना 657 वटा आपका HCF कितना है, तो 9 है। 9 से इसको कटा देंगे, 9 से आपका चल जाएगा कितना बार में 34 नंबर 306, ठीक ना। ऊपर में आपका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 338, 22 338, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। आइए जी आगे आपका प्रश्न है 5 नंबर, इसे ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है, प्रश्न में बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए बोल रहा है, तो 0 पर समाप्त होगा जी। देखिए 6 के पावर अगर n है ना, तो यदि हम 6 के पावर अगर हम 1 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक। यदि 6 के पावर n की जगह 2 रखेंगे तो हमें 36 आएगा। अगर 6 के पावर 3 रखते हैं तो हमें 216 आएगा। तो देख रहे हैं ये कभी भी 0 पर समाप्त होगा, ये कभी भी 0 पर समाप्त हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको क्या करना है ना, आपको स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना होगा। इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए देखिए ध्यान से। लिखेंगे हल, यदि किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी जब 2 या
5 से विभाज्य हो। हमने लिखा यदि किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, कब होगा? जब 2 या 5 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर 6 के पावर n है तो अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं तो हमें 2 और 3 ही प्राप्त होगा। 2 और 3 ही प्राप्त होगा ना, इसके अलावा तो और कोई गुणनखंड प्राप्त होगा नहीं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही प्राप्त हो रहा है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हो रहा है? 2 और 3 ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही होगा। 2 तथा 3 ही होगा। हमने देखा 6 के पावर n के गुणनखंड में, है ना, गुणनखंड में केवल क्या प्राप्त हो रहा है? 2 तथा 3 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 तथा 3 ही प्राप्त होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करता है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही प्राप्त होता है ना जी। अतः किसी संख्या n के लिए अतः ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जो 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला आपका 6 नंबर प्रश्न करा है, व्याख्या कीजिए कि इतना आपका जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए इसे देखते हैं। आपका दिया होगा क्या जी? 7 गुना 11 गुना 30, यही है ना, और प्लस में 30 है। चल इसको चेक करना है कि यह भाज्य संख्या है। देखिए ये दोनों में से अगर हम 13 को कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 गुना 11 प्लस 1, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 13 गुना, ये दोनों को गुना करेगा तो आपका हो जाएगा 77 और प्लस 1, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 13 गुना 78। तो देखिए
ये दोनों को गुना करके जो आपको संख्या आएगा, जो संख्या प्राप्त होगा वह जो है इससे विभाजित होगा कि नहीं, विभाजित होगा। 13 से भी लग जाएगा और 78 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह कैसे संख्या हुआ, यह भाज्य संख्या हुआ ना। ये दोनों को गुना करके जो आपको संख्या प्राप्त होगा, समझ रहे हैं, और जो संख्या प्राप्त होगा तो वह 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा पूरा पूरा। तो जब वह पूरा पूरा कट जाएगा तो कैसा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्याएं हैं, एक भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। पूरा पूरा कट जाएगा तो इसी तरह से बाकी इसको भी आप निकाल लीजिएगा सेम इसी तरह से लिख के। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न करा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट टाइम लगता है। कितना लगता है जी, 18 मिनट लगता है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का टाइम लगाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। जैसे कि एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए एक कोई बिंदु है और इससे एक ही दिशा में यानी कि इधर चलना प्रारंभ करता है सोनिया और रवि, और दोनों एक ही समय में एक ही दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो कह रहा है कितने समय बाद, ठीक ना, वह पुनः उसी बिंदु पर दोनों मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, यानी कि दोनों जब चलना प्रारंभ करेगा एक स्थान से तो कितने समय के बाद वो दोनों पुनः एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसका हमें निकालना है एलसीएम, है ना। तो कितना है आपका 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। चलिए 2 से ले जाएंगे 9 दूना 18, फिर 3 से ले जाएंगे 3 तरीके, यहाँ ले जाएंगे 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से 18 का गुणनखंड आपका निकल के आया 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का निकल करके आया है 12 का गुणनखंड क्या है जी, 2 गुना 3, है ना। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है 2, फिर ये दोनों में मिल रहा नहीं 3 मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है 3 और गुना, ये दोनों नहीं मिल रहा है, अलग अलग है। तो यहाँ पे लिख देंगे यानी कि 2 गुना 3 भी लिखेंगे, है ना, 2 गुना 3 गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36, यानी कि 36 मिनट बाद, ठीक ना, वो 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये आपका यहीं तक प्रश्न हुआ, तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। आगे के लिए कुछ थ्योरी देखते हैं। आइए प्रमेय देखते हैं। प्रमेय आपको दिया हुआ है, इसे सिद्ध करते हैं। कह मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसे देखते हैं, ध्यान देखिएगा सभी लोग, हल करेंगे। मान के बनाएंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके अभाज्य गुणनखंड रूप, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके अभाज्य गुणनखंड रूप P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें P1 P2 P3 Pn प्राप्त होता है। लिखेंगे जहाँ P1 P2 P3 Pn अभाज्य संख्या
है ना। चलो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर, है ना। चूंकि प्रश्न में आपको कह रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि P जो है P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए लिखेंगे जब P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार P ए स्क्वायर का गुणनखंड है। देखिए P ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा तभी ना ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है जी, हैं। P ए स्क्वायर का क्या होगा, गुणनखंड होगा। देखिए ए है जो ए अभाज्य संख्याएं हैं जिसको गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, P1 P2 P3 प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो P जो है P वह क्या होगा, ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा तभी ना P ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, हैं। चलिए आगे, परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण प्रयोग करने पर हम लिखें, परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण प्रयोग करने पर P जो होगा P वो P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में से कोई एक होगा, Pn में से कोई एक होगा, एक है जी। P जो होगा P वो P1 P2 P3 में से ही ना कोई एक होगा, है। क्या होगा, यहाँ पे लिखे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण प्रयोग करने पे हमें पता चलता है कि P जो होगा P वो P1 P2 P3 में से ही कोई एक होगा P, है। यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn में P भी मौजूद है, Pn में एक P भी मौजूद है, Pn में एक P भी मौजूद है ना। तो जब P1 P2 P3 में P भी मौजूद है, यानी कि जब P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P ए को भी विभाजित कर देगा, डिफ्लेटरी है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः P जो होगा P ए को भी विभाजित करेगी, P ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, या प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट आपका प्रश्न वाले आपका है 1.3, जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले इसे मान के बनाना होगा, है ना। हल करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय, हमने माना यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसे हम माना है कि यह परिमेय संख्या है। जिसे किसी को अगर बेकसूर साबित करना है तो मान लीजिए कि वो चोर नहीं है, ठीक ना, वो चोर, मान लो कि वो चोर है, ठीक, चोर तो ऐसे वो नहीं है, लेकिन मानना पड़ता है कि तो चोर है, साबित हो जाता है तो फिर वो रिहा हो जाता है कि भाई सच में तू एक ईमानदार व्यक्ति था। तो उसी तरह से इसे भी हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे मान लेते हैं कि तू परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक ए और बी, अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे प्राप्त करते हैं कि ए से ए और बी, अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे प्राप्त करते हैं कि √5 बराबर a बटा v, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या क्या है जी, सअभाज्य संख्या है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेगा तो आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a बटा v का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म तो 5, इधर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर इधर a स्क्वायर। अच्छा, यदि हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो ये का a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा a स्क्वायर बटा 5, तो 5 जो है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है ना, और पूर्णांक के रूप में आपका क्या प्राप्त हो, b स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a स्क्वायर को क्या करता है मेरे दोस्त, विभाजित करता है। मानेंगे यहाँ से, माना a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, c क्या है, पूर्णांक। चलिए a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, है ना, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ जब इसको इधर लाएंगे, देखिए c स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा b स्क्वायर बटा 5, इसको जब इधर लाएंगे तब b स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है ना, है, और भागफल के रूप में अब क्या c प्राप्त हो रहा है। 5 जब विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है तो आपको c प्राप्त हो रहा है ना जी। यहाँ से हम लिखेंगे अतः 5 जो है, 5 v स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। अतः इसलिए 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, देख रहे हैं ना, a और b दोनों को विभाजित करता है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हम देख रहे हैं 5 जो है, 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः a और b में हम क्या देख रहे हैं, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है,
5 मिल रहा है, लेकिन ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 मिल रहा है, लेकिन हमने माने थे कि ऊपर ए और बी सअभाज्य संख्या, मतलब कि उसका HCF 1 होना चाहिए। लेकिन इस तरह से इस प्रकार से इस कथन का क्या कर रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर लिखेंगे परंतु इस प्रकार से इस कथन से विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस कथन से क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः तो √5 क्या है जी, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रमाणित हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। समझ में आया? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।